Dear students, today we are going to read lesson number 3, Sparrows, from class 11th General English Extensive Study Part. The Sparrows, this is a very beautiful story written by K.A. Abbas. So K.A. Abbas जो हैं वो बहुत ही मशहूर राइटर हुए हैं, डायरेक्टर हुए हैं, बहुत सारी फिल्म्स डायरेक्ट की हैं उन्होंने और बहुत सारी बुक्स राइट की हैं. द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ स्पैरोज. स्पैरोज मतलब चिड़ियाँ. और यदि इसकी इंट्रोडक्शन देखें तो उसमें यही कहा गया कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो आसानी से लोगों को गुड और बैड की श्रेणी में बांट देता है कि ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है. तो मान लो कोई व्यक्ति हमें बुरा नज़र आ रहा है तो उसकी बुराई के पीछे भी कोई कारण हो सकता है, तो वो हम जानने की कई बार कोशिश ही नहीं करते. सो ये इंट्रोडक्शन में बताया गया और लेट्स सी व्हाट द स्टोरी इज़. उससे हमें और क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट डज़ द राइटर वांट टू से. राइटर क्या कहना चाहते हैं. द सन वॉज सेटिंग बिहाइंड द मैंगो ग्रोव. और सूरज छुप रहा था मैंगो ग्रोव के पीछे. आमों के पेड़ों के झुरमुट के पीछे सूरज ढल रहा था. विच फ्रिंज्ड द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द विलेज. जो कि फ्रिंज कर रही थी. फ्रिंज मतलब किनारे पे थी. द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी जो बिल्कुल पश्चिमी दिशा का एंड वाला पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है ऑफ द विलेज. विलेज का गांव के पश्चिमी हिस्से में. वैन रहीम खान रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स. जब रहीम खान फील्ड से, खेतों से वापस आया. ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग. और डिस्पाइट हिज 50 ऑड ईयर्स. और ब्रॉड था, उसका शरीर चौड़ा था, और स्ट्रॉन्ग था, वो ताकतवर था. अब 50 ऑड ईयर्स, हालांकि 50 साल के करीब उसकी उम्र हो चुकी थी, फिर भी वो फिज़िकली हेल्दी था. विद अ प्लो ऑन हिज शोल्डर्स. और जो प्लो हल डाला हुआ था उसने अपने शोल्डर्स पे, कंधों पे हल रखा हुआ था. एंड ड्राइविंग इज़ टू ऑक्सन. और अपने 2 बैलों को हाँक के लेके आ रहा था वो. ही वॉक थ्रू द मेन स्ट्रीट ऑफ द विलेज. और जो मेन स्ट्रीट था, जो मेन सड़क थी गांव की, उस पे वो चल के आ रहा था. विद ए हॉटी एंड अनफ्रेंडली एयर. और हॉटी, एरोगेंट, थोड़ी अकड़ वाली, और अनफ्रेंडली जो कि दोस्ताना नहीं है, दोस्ती से भरी नहीं है, ऐसी एयर, ऐसा वातावरण, ऐसा स्टाइल था उसका. इस ढंग से वो चल रहा था कि जैसे जिसका कोई दोस्त नहीं है, फ्रेंडली नहीं है जिसके साथ कोई. और जो हॉटी है, थोड़ा अकड़ के जैसे चलता है, इस तरह से वो चल रहा था. एज़ ही अप्रोच्ड द चौपाल. और जब वो चौपाल के पास पहुंचा, तो चौपाल जहाँ पे जैसे चबूतरा सा हम देखते हैं बना होता है गांव के, जहाँ गांव स्टार्ट होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठे होके बैठ के गपशप करते हैं. तो वो चौपाल के पास जब पहुंचा, देयर डजन और सो पीजेंट्स. जहाँ पे दर्जन भर के करीब जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स, किसान थे, वर कलेक्टेड फॉर देयर इवनिंग स्मोक. वो अपने शाम के स्मोकिंग के लिए इकट्ठे हुए थे. और शाम को जैसे गांव में पुराने समय में हुक्का पीते थे मिलके, तो वहाँ पे बैठ के वो पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे. द हिलेरियस टोन्स ऑफ गॉसिप. और जो हिलेरियस, हंसी से भरी हुई, ठहाकों से भरी हुई उनकी टोन थी, अंदाज़ था उनके गॉसिप का, उनके आपस में बातचीत करने का. डाई डाउन टू कॉशियस विस्पर्स. वो डाई डाउन हो गया, मध्यम पड़ गया, ख़त्म हो गया. कॉशियस विस्पर्स की शक्ल ले ली उसने. सो कॉशियस मतलब सावधानी पूर्वक. विस्पर्स मतलब कानाफूसी करना, कान में किसी के कुछ कहना, धीमी आवाज़ में कुछ बोलना. सो पहले तो ठहाके लगा के बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में बिल्कुल ही दबी आवाज़ में वो ठहाके तब्दील हो गए. इट वॉज़ ओनली व्हेन ही हैड वैनिश्ड. और सिर्फ ये तभी हुआ जब वो वैनिश हो गया, जब वो वहाँ से गायब हो गया, मतलब चला गया, दूर चला गया. जब राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर के पास, किनारे पे, मोड़ पे जब वो चला गया. एंड द हैवी ट्रेड ऑफ हिज फुट स्टेप्स. और जो भारे उसके कदमों की जो आवाज़ थी, वाज हर्ड नो मोर. वो अब सुनाई नहीं दे रही थी. दैट कल्लू. और तब जो कल्लू था, पासिंग द कॉम्यूनल हुक्का. सो जो कॉम्यूनल हुक्का था, कॉम्यूनल मतलब जो साझा हुक्का था, एक ही हुक्के से स्मोक कर रहे थे सारे. टू अनदर. सो दूसरे व्यक्ति को हुक्का देते हुए, रिमार्क, वो बोला, देयर गोज़ द हार्ड हार्टेड डेविल. तो उसने कहा, वो देखो वहाँ वो जा रहा है, हार्ड हार्टेड, पत्थर दिल, डेविल, शैतान. सो पत्थर दिल शैतान जा रहा है, उसने कहा. टू विच नन्ना. और इस बात को सुन के जो नन्ना था, द फैट स्वीट सेलर. और जो मोटा स्वीट सेलर था, मिठाई बेचने वाला था, एडेड, उसने आगे ऐड किया, उसने बोला, ही इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स एवरी डे. ये दिन बर दिन वर्स होता जा रहा है, बुरा से बुरा बनता जा रहा है. ओनली यस्टरडे. अभी कल की बात है. ही
बीट पुअर रामूज चाइल्ड, इसने बेचारे रामू के बच्चे को पीटा मारा फॉर थ्रोइंग ए पेबल एट इज ऑक्सन, कि उसने एक पेबल फेंका, एक छोटा पत्थर मारा इसकी ऑक्सन को, इसके बैल को, और इसने बदले में बच्चे को बहुत मारा। रामनाथ द ऑफिशियल जैलदार, और जो रामनाथ जो कि ऑफिशियल जैलदार था, मतलब सरकारी अफसर था, वॉलंटियर्ड फर्दर डिटेल्स ऑफ रहीम खान्स रीसेंट क्रुएलिटीज़। तो उसने खुद ही वॉलंटियर किया, मतलब खुद ही बिना किसी के कहे उसने आगे डिटेल्स बताई रहीम खान की रीसेंट क्रुएलिटीज़ के बारे में। सो जो ताज़ा उसकी निर्दयतापूर्ण बातें थी रहीम खान की, तो वो उसने बताई। एंड द अदर डे ही वेरी नियरली किल्ड माई मेयर, और उस दिन, एक दिन की बात है कि उसने लगभग मेरी मेयर को, मेरी घोड़ी को मार ही डाला था फॉर स्ट्रेइंग इन टू हिज फील्ड। तो उसके खेतों में वो स्टे करके भटक के उसके खेतों में चली गई, तो इसने तो लगभग उसको मार ही डाला था रहीम खान ने। द जैलदार ऑफ कोर्स थॉट इट क्वाइट इररेलिवेंट, और ऑफ कोर्स जो जैलदार था उसको ये बड़ा इररेलिवेंट लगा, महत्वहीन लगा, टू मेंशन, ये मेंशन करना, ये बताना दैट द स्ट्रेइंग ऑफ हिज मेयर, कि उसकी जो मेयर का भटकना, उसकी घोड़ी का भटकना हैड बीन स्पेशली प्लान, ख़ास तौर पे उसको प्लान किया गया था, सोची समझी साजिश थी, बाय हिज ओन मिस्चीवियस सन्स, उसके खुद के जो शरारती बच्चे थे, बेटे थे, उन्होंने जानबूझ के घोड़ी को छोड़ा था। ये बात नहीं उसने बताई, उसने हालांकि ये तो कह दिया कि घोड़ी को उसने भटक के चली गई तो उसने काफ़ी पीटा उसको। द ओल्ड ग्रे हेयर्ड पटेल, और जो बूढ़ा ग्रे हेयर वाला जो पटेल था, थोड़ा वाइटिश कलर वाला, सलेटी रंग के बालों वाला, वाज एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह द लास्ट टू ओपन हिज टूथलेस माउथ, ठीक है, वो आखिरी व्यक्ति था और जिसने, जो कि बोला और अपना टूथलेस माउथ खोला, अपना बिना दांतों वाला मुंह खोला उसने भी। एंड एज यूजुअल, और हमेशा की तरह, हिज वर्ड्स वर प्रीफेस्ड, और उसके जो शब्द थे वो प्रीफेस्ड थे, उसने आगे दूसरे शब्द लगाए, क्या लगाए, बाय पायस इन्वोकेशन टू द ऑलमाइटी, और पायस पवित्र इन्वोकेशन, नाम लेना ऑलमाइटी का, परमात्मा का नाम लेके ही वो बात शुरू करता था, तो वही उसको प्रीफेस करता था, पहले परमात्मा का नाम लेता था फिर आगे बोलता था। और उसने कहा हरे राम ही मटर्ड, सो उसने मटर किया, बड़बड़ाया, हरे राम हरे राम। आई हैव नेवर सीन सच ए क्रूअल मैन, सो मैंने ऐसा निर्दयी आदमी कभी नहीं देखा। ही हैज़ कंपैशन, और इसमें जो कंपैशन, जो दया है, नीदर फॉर द चाइल्ड नॉर फॉर द हेल्पलेस एनिमल, ना तो बच्चे के प्रति इसके मन में दया है और ना ही जो हेल्पलेस एनिमल हैं, बेबस जानवर हैं, उनके प्रति है। नो वंडर, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हिज ओन सन्स हैव रन अवे फ्रॉम होम, इसके खुद के जो बेटे हैं वो घर से दौड़ गए हैं। ठीक है, सो इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अभी पढ़ा है कि रहीम खान व्यक्ति का नाम आया है जो इसमें करैक्टर है। सो जो रहीम खान था, उसने बताया शुरू में ही कि वो खेतों से वापस आ रहा था और कैसे जो लोग थे चौपाल पे इकट्ठे हुए थे, पहले तो हंसी मजाक चल रहा था, ठाके चल रहे थे, तो लेकिन उसको देख के एकदम से आवाज़ें दब गई और दबी आवाज़ में ही लोग बोलने लगे और वो अकड़ के चल रहा था, वहाँ से वो गुज़र गया और उसके बाद उसके बारे में बुरी बातें करनी शुरू कर दी लोगों ने। सो किसी ने कहा कि इसने तो एक बच्चे ने इसके पत्थर मारा था, इसके बैलों को, तो इसने उनको बहुत पीटा। तो उसने कहा कि घोड़ी गलती से इसके उसमें भटक के चली गई खेतों में और घोड़ी को इसने मार ही डाला था। और ऐसे ही लोग बोलने लगे इसके मन में तो दया है ही नहीं। और हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जो घोड़ी वो गई थी तो वो ऐसे ही नहीं गई थी, जानबूझ के उसको शरारत के साथ उसके खेतों में भेजा गया था। तो अपनी जो गलती है वो नहीं उसमें बता रहे हालांकि, और उसी के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। और एंड में हमें ये भी पता चला इस पैराग्राफ के कि जो उसके खुद के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, तो वो उससे तंग आके घर छोड़ के वो चले गए थे, उसको अकेला छोड़ के। द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, और जो उनकी कन्वर्सेशन का जो सब्जेक्ट था, तो जो उनके वार्तालाप का जो विषय था, मीन वाइल, इस दौरान, हैड रीच्ड हिज हट, वो अपनी हट में पहुंच गया था, अपनी झोंपड़ी में, विच ऑलमोस्ट सिम्बॉलिकली, जो कि लगभग सांकेतिक तौर पे, स्टूड गॉन्ट एंड एलूफ, जो कि गॉन्ट दुर्बल सी और एलूफ और अलग थलग, बिल्कुल अलग बाकियों से, तो वो झोंपड़ी उसकी ऐसे खड़ी थी है। और उसने कहा सिम्बॉलिकली, मतलब ये सांकेतिक तौर पे था कि जैसे झोंपड़ी दूसरों से अलग थी तो वो भी दूसरों से दूर ही था। एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द नेबरिंग क्लस्टर ऑफ हाउसेज, और एक डिस्टेंस पे थी, एक दूरी पे थी जो नेबरिंग क्लस्टर है, पड़ोस का जो झुंड था घरों का। तो बाकी घर तो थोड़े पास पास थे जो, लेकिन उसके पड़ोस की और उसकी जो झोंपड़ी थी उन सबसे दूर थी। लीनिंग द प्लो अप अगेंस्ट द लो वॉल ऑफ हिज हाउस,
सो अपना जो प्लो था, हल था, उसको लीन करते हुए, उसको टेढ़ा रखते हुए, लो वॉल जो जो नीची दीवार थी उसके घर की, सो उस दीवार के साथ उसने अपने हल को टिकाया। ही प्रोसीडर टू टाई द ऑक्सन, और वो आगे बढ़ा अपने बैलों को बांधने के लिए, टू ए पेयर ऑफ बिग वुडन स्टेक्स, और जो बड़े बड़े वुडन स्टेक्स थे, लकड़ी के कीले थे, एम्बेडेड इन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन में धसे हुए थे, ज़मीन में गाड़े हुए थे, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द डोरवे, दरवाजे के बिल्कुल सामने। भाई रहीम खान, एन obsequious वॉइस सेट बिहाइंड हिम, और एक obsequious, एक डरी सहमी सी, दबी हुई सी आवाज़ ने कहा, भाई रहीम खान। उसे पीछे पीछे से उसकी आवाज़ आई किसी की, एज ही वॉज अबाउट टू एंटर द हाउस, जबकि वो घर में दाखिल होने ही लगा था। व्हाट इज़ इट? उसने कहा, ये हाँ बताओ क्या है। ग्रफली क्यूरिड, उसने ग्रफली रफ तरीके से, थोड़ा रूखे तरीके से उसने पूछा, सवाल किया। टर्निंग राउंड टू एड्रेस द ओल्ड वुमेन, और वो मुड़ा उस बूढ़ी औरत को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, हु हैड कम आउट ऑफ द हाउस, जो कि घर में से निकली थी, नियरेस्ट हिज ओन, जो कि उसके बिल्कुल पास घर था, जो उसके घर के वैसे तो सारे दूर दूर ही थे, लेकिन फिर भी जो सबसे पास वाला घर था, तो वहाँ से औरत निकली। एज शी हेजिटेटेड टू स्पीक, और जब वो थोड़ा झिझकी बोलने के लिए, ही फायर्ड ए वॉली ऑफ क्वेश्चंस, तो उसने एक वॉली ऑफ क्वेश्चंस बौछार कर दी सवालों की। व्हाट इज़ इट? क्या है? आई वॉन्ट ईट यू, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। वाई डोंट यू स्पीक, तुम बोलती क्यों नहीं हो वुमेन, और हे औरत। हैज़ योर सन बीन अरेस्टेड अगेन, क्या तुम्हारे बेटे को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस ने पकड़ लिया है फॉर रेवेन्यू एरियर्स, उसके रेवेन्यू एरियर्स के लिए, कि उसने अपना जो कर्जा है वो चुकाया नहीं है, उसकी वजह से क्या उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और हैज़ योर डॉटर इन लॉ डिलीवर्ड अनदर बेबी, यहाँ तुम्हारी डॉटर इन लॉ ने, तुम्हारी बहू ने एक और बच्चे को जन्म दिया है। एज ही स्टॉप फॉर ब्रेथ, और जब वो सांस लेने के लिए रुका, तो उससे हल्की सी उस औरत ने आवाज़ दी उसका नाम लेके, और वो आगे थोड़ा झिझक रही थी बोलने से, और रहीम खान ने प्रश्नों की बौछार लगा दी कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है। और जब वो थोड़ा रुका अपने सवालों के बाद, द वुमेन समर्ड अप ऑल द करेज, सो औरत ने अपनी सारी करेज, सारी हिम्मत को बटोरा, इकट्ठा किया, टू अटर टू वर्ड्स, दो शब्द बोलने के लिए। सो हिम्मत करके दो शब्द बोल पाई। योर वाइफ, उसने कहा तुम्हारी पत्नी, और फिर आगे वाक्य अधूरा रह गया, और फिर उसने कहा हैज़ रन अवे, दौड़ गई है। ही कम्प्लीटेड द सेंटेंस, तो उसने कंप्लीट किया, वो तो कुछ नहीं बोली, उसने तो इतना ही कहा तुम्हारी पत्नी। तो आगे से ही यानी कि रहीम खान ने सेंटेंस को पूरा किया। वो जब आगे नहीं बोली तो वो कहता कि हैज़ रन अवे, वो दौड़ गई है। विद ए ग्रिन, ग्रिन के साथ दांत दिखाते हुए, थोड़ा हंसते हुए, विच ब्रॉडनड, और ये जो हंसी थी उसकी जो मुस्कुराहट थी वो ब्रॉडन हो गई और फैल गई और बढ़ गई। विद द रियलाइजेशन, इस रियलाइजेशन से, इस एहसास से, दैट ही हैड गेस्ड राइट, कि उसने सही गैसी किया है, सो अंदाज़ा सही लगाया है। सो बाद में उसको जब कंफर्म हो गया कि हाँ यही बात हुई है कि मेरी पत्नी चले गई है छोड़ के मुझे, और उसने खुद ही उसका वाक़या पूरा किया था, तो और हंसी उसके चेहरे पे, मुस्कुराहट बढ़ गई। नो नो, द विमेन हेस्टिली एक्सप्लेन्ड, सो विमेन ने, उसने कहा नहीं नहीं, उसने हेस्टिली, क्विकली, जल्दी से एक्सप्लेन किया औरत ने, विद एन अपोलोजेटिक लुक, अपोलोजेटिक जैसे क्षमा मांग रही हो, इस दृष्टि से, इस निगाह से उसने ऐसे अपना चेहरा करके वो कहने लगी, एज इफ़ शी हरसेल्फ वर रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि वो खुद जिम्मेदार हो, फॉर हिज वाइफ्स एब्सेंस, उसकी पत्नी की एब्सेंस के लिए, उसकी पत्नी की नामौजूदगी के लिए, शायद जैसे कि वो कसूरवार हो। तो इस ढंग से औरत ने बड़ा क्षमा वाले चेहरे से उसने कहा नो नो, ऐसा नहीं है। शी हैज़ ओनली गॉन टू हर ब्रदर, वो सिर्फ अपने भाई के पास गई है, एट नूरपुर, नूरपुर गई है, नूरपुर गांव गई है, एंड विल बी बैक इन ए फ्यू डेज़, और थोड़े दिन में वो वापस आ जाएगी। वाह, ही फ्लंग बैक एट हर, सो वाह, उससे ऐसे बोल के वो चिल्लाया उस पर, ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए। ही न्यू, वो जानता था, दैट हिज़ वाइफ वुड नेवर कम बैक, वो जानता था उसकी पत्नी कभी वापस नहीं आएगी। हालांकि औरत ने तो कहा कि वो अपने भाई के पास गई है, तो लेकिन वो मन ही मन समझ गया कि ये चले गई है पक्के तौर पे, तो वो वापस आएगी नहीं। सीदिंग विद इनवर्ड रैथ, और इनवर्ड रैथ, अंदर ही अंदर गुस्से से सीध, अपने दांत पीसते हुए, जैसे अंदर ही अंदर घुटते हुए, ही एंटर्ड द डार्क हट, वो अंधेरी झोंपड़ी में अंदर दाखिल हुआ, एंड सैट डाउन ऑन द चारपाई, और चारपाई के ऊपर वो बैठ गया। ए कैट म्यूड इन ए कॉर्नर, एक बिल्ली ने म्याऊं की एक कोने में। फाइंडिंग नो वन एल्स,
और जब उसे और कोई नहीं मिला ऑन whom टू वेंट हिज एंगर, अपना गुस्सा निकालने के लिए, ही फ्लंग इट आउट, सो उसने उस बिल्ली पे ही निकाला, बिल्ली को निकाल दिया बाहर। स्लैमिंग द डोर, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए, विद वायलेंस, हिंसा के साथ ज़ोर से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया बिल्ली को निकाल के। देयर वॉज नो वन टू गिव हिम वाटर, कोई नहीं था उसको पानी देने के लिए। टू वॉश हिज डस्ट लेडन फीट, उसके मिट्टी से सने हुए पैरों को धोने के लिए, एंड हैंड्स, उसके हाथों को धोने के लिए। और नो वन टू गिव हिम सपर, कोई नहीं था उसको सपर देने के लिए, उसको डिनर देने के लिए, खाना देने के लिए। नो वन whom he could curse and beat, ऐसा कोई नहीं था जिसको वो कर्स कर सके, गाली दे सके, पीट सके। रहीम खान फेल्ट अनकम्फर्टेबल, और रहीम खान को थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा, असुविधाजनक लगा, और अनहैप्पी उसको फील हुआ, थोड़ा दुख महसूस हुआ थोड़ा, और थोड़ा नाखुश महसूस हुआ उसे। ही हैड ऑलवेज बीन एंग्री विद हिज वाइफ, वो हमेशा ही अपनी पत्नी के साथ एंग्री रहा था। व्हेन शी वॉज देयर, जब वो वहाँ पे थी। बट हर एब्सेंस एंगर्ड हिम स्टिल मोर, लेकिन उसकी जो एब्सेंस थी, नामौजूदगी, उसको और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। तो जब वो होती थी तब तो गुस्सा आता ही था, तब वो नहीं है तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सो शी इज़ गॉन, उसने कहा अच्छा, फिर वो चली गई है। ही म्यूज्ड, वो म्यूज़ करने लगा, सोचने लगा, अपने मन ही मन बोलने लगा। लाइंग डाउन ऑन द कॉट के ऊपर, चारपाई के ऊपर लेटे हुए, तो वो सोचने लगा ऐसे। हैविंग डिसाइडेड टू गो टू स्लीप विदाउट हिज फूड, और उसने डिसाइड कर लिया कि चलो बिना खाना ही खाए सो जाऊंगा। तो घर में खाना देने वाली पत्नी थी नहीं, वो कहता कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सो जाते। ड्यूरिंग द 30 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ, और जो उनकी 30 साल की शादीशुदा ज़िंदगी थी, ही हैड ऑलवेज फेल्ट, उसने हमेशा यही महसूस किया था, दैट शी वुड लीव हिम वन डे, कि एक ना एक दिन ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। एंड एट वन टाइम, और एक समय ऐसा था, ही हैड इवन होप्ड, और उसने उम्मीद भी की थी कि शी वुड, कि वो चले ही जाए। 6 years ago, और 6 साल पहले, हिज एल्डेस्ट सन बुंदू हैड रन अवे, तो उसका सबसे जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम बुंदू था, वो दौड़ के चला गया था फ्रॉम होम, घर से दौड़ गया था। बिकॉज ऑफ ए मोर देन यूजली स्वेयर बीटिंग, तो एक बार मोर देन यूजली, आम तौर पे जो बीटिंग होती थी उससे भी ज़्यादा स्वेयर बीटिंग हुई, उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से उसको पीटा गया। जब उसने अपने बेटे को पीटा, वैसे तो हमेशा ही पीटता था, थोड़ा यूजुअल से भी ज़्यादा ही पीट दिया, तो वो छोड़ के चला गया, घर से भाग गया। 3 years लेटर, 3 साल बाद, द यंगर वन, जो छोटा था, नूरू जिसका नाम था, जॉइंट हिज ब्रदर्स हाउस, उसने भी अपने भाई के घर ही ज्वाइन कर लिया। वो भी अपना घर छोड़ के, अपने पिता का घर छोड़ के अपने भाई के घर चला गया रहने के लिए। सिंस दैट डे, और उस दिन से, रहीम खान फेल्ट श्योर, और रहीम खान को ये पक्का यकीन हो गया, हिज वाइफ टू वुड रन अवे, उसकी पत्नी भी दौड़ जाएगी, टू हर ब्रदर्स, अपने भाई के घर। बट नाउ शी हैड गॉन, और अब जब वो चली गई है, ही फेल्ट अनहैप्पी, तो उसको अनहैप्पी महसूस हुआ, उसे नाखुश महसूस हुआ। नॉट सॉरी, उसे कोई खेद नहीं हुआ, नो, फॉर ही हैड नेवर लव्ड हिज वाइफ, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को कभी प्यार तो किया ही नहीं था। बट ओनली अनकम्फर्टेबल, बस सिर्फ थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा, थोड़ा असुविधाजनक लगा उसे। एज इफ ए नेसेसरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन रिमूव्ड, जैसे कि कोई नेसेसरी ज़रूरत फर्नीचर का पीस, कोई कुर्सी, कोई मेज़, कोई ऐसी कोई चीज़, वस्तु को रिमूव कर लिया जाए, उसकी जगह से हटा लिया जाए। जहाँ पे आप बैठते हो किसी कुर्सी पे, तो वो कुर्सी हटा ली जाए उस जगह से, तो जैसे थोड़ी असुविधा होती है, तो वैसा ही महसूस हुआ। तो उसके लिए जो उसकी पत्नी थी, फर्नीचर से बढ़ के कुछ भी नहीं थी, उसको प्यार तो कभी उसने किया ही नहीं था, और बस यही था कि हाँ, उसकी ज़रूरतें पूरी करती थी वो, और एक तरह जैसे फर्नीचर हमारी ज़रूरत पूरी करता है। तो बस जब वो चली गई, तो उसको कोई ये नहीं कि उसको कोई दुख हुआ, उसको कोई ऐसा खेद, ऐसा इस तरह नहीं हुआ। हाँ, असुविधा महसूस हुई कि उसको खाना देने वाला कोई नहीं है, उसका ध्यान रखने वाला वैसे कोई नहीं है, बस यही परेशानी हुई थोड़ी। विद अ गॉन, और उसके जाने से, ऑन whom could he shower द आउटपोरिंग्स ऑफ एन एम्बिटर्ड हार्ट, अब वो किस पे शावर करेगा, किस पे निकालेगा आउटपोरिंग्स अपने भड़ास मन की, ऑफ एन एम्बिटर्ड हार्ट, एम्बिटर्ड जो कड़वा हुआ, जो चोट खाया हुआ जो हार्ट है, दिल है, सो उस दिल की जो तकलीफ़ है, जो सारी भड़ास है, सो वो अब किस पे निकालेगा। सो वो अपने दिल का सारा जो गुस्सा था, सारी कड़वाहट थी, वो अपनी पत्नी पे ही निकालता था, उसको ही मारता था, पीटता था, बुरा भला बोलता था। अब वो चली गई, तो अब ये सारा गुस्सा किस पे निकलेगा। फॉर 30 years, और 30 सालों से, हिज वाइफ हैड बीन बोथ द सिंबल एंड टारगेट, और उसकी पत्नी दोनों चीज़ें रही थी, सिंबल भी, एक चिन्ह भी, और एक उसका निशाना भी, ऑफ ऑल हिज ग्रीवेंसेस, उसकी जितनी भी ग्रीवेंसेस थी, शिकायतें थी, अगेंस्ट फैमिली,
अपने परिवार के प्रति, अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के प्रति, अगेंस्ट लाइफ, ज़िंदगी के प्रति। तो उन सब का निशाना भी वही थी और उसका जो सूचक था, उसका जो चिन्ह था वो भी वही थी। तो मतलब वो अपनी पत्नी को जब देखता था तो उसके माइंड में यही आता था कि ये जो मेरे परिवार ने, समाज ने, ज़िंदगी ने मेरे साथ बुरा किया है, ये उसका प्रतीक है, ये जो पत्नी। और उसी को टारगेट भी करता था, उसी पे अपना सारा गुस्सा जो अपने परिवार से, समाज से या ज़िंदगी से जो बदला लेना चाहता था, वो सारा टारगेट अपनी पत्नी को बनाया हुआ था, उससे ही वो सारा बदला लेता था, सभी का बदला उसी से लेता था। एज ए यूथ, और एक यूथ के तौर पे, एक युवा के तौर पे, देयर हैड बिन नन इन द विलेज, कोई भी ऐसा नहीं था गांव में टू बीट हिम, जो उसे हरा पाए इन फीट्स ऑफ एथलेटिक्स स्किल। सो एथलेटिक्स जो स्किल हैं, खेल कूद से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, सो उनमें उसको हराने वाला कोई नहीं था जब वो अपने यूथ में था, जब वो युवा था। इन रेसलिंग, इन कबड्डी, रेसलिंग में, कुश्ती में, कबड्डी में, इन डाइविंग फ्रॉम द कैनल ब्रिज, और जो कैनल ब्रिज है, नहर के ऊपर गांव की जो पुल था, वहाँ से डाइव करना, वहाँ से छलांग लगाना पानी में। तो इन चीज़ों में उसका बराबर का कोई नहीं था, बहुत अच्छे ढंग से ये सारे काम करता था वो। ही लव्ड ए गर्ल, वो एक लड़की को उसने प्यार किया। एंड वांटेड टू ज्वाइन ए टूरिंग सर्कस, और एक टूरिंग सर्कस जो कि एक शहर, एक गांव से दूसरे गांव शहर जाती है, ऐसी जो सर्कस थी उसको वो ज्वाइन करना चाहता था, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता था, काम करना चाहता था। विच हैपन टू पास थ्रू द विलेज, जो कि उस गांव में से गुजर रही थी, उनके गांव में भी एक सर्कस आई और वो चाहता था कि मैं भी इसमें ज्वाइन करूं, इनके साथ मिल जाऊं, उनके साथ काम करूं। इन द सर्कस ही हैड फेल्ट, और सर्कस में उसने महसूस किया, ले द की टू हिज एम्बिशंस, उसे लगा कि मेरी जो एम्बिशंस हैं, मेरे जो सपने हैं, उसकी जो चाबी है वो इसी में छुपी हुई है। सो इसी में मेरे सारे सपने पूरे होंगे, सर्कस में। अ करियर आफ्टर हिज ओन हार्ट, तो एक ऐसा पेशा, एक ऐसा व्यवसाय जो कि उसके हार्ट, उसके दिल के अनुसार था, उसके मन को भाता था। ट्रैवल, फेम, और वो देख रहा था कि इसमें ट्रैवल भी होगा, मुझे यात्रा करने का, घूमने का अवसर मिलेगा, और फेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, शोहरत मिलेगी सर्कस में रह के। एंड इन राधा, और राधा में द डॉटर ऑफ रामचरण, जो कि रामचरण की बेटी थी, द विलेज बनिया, विलेज का जो बनिया था, जो दुकानदार था। ही थॉट, उसने सोचा, ही हैड फाउंड हिज सोलमेट, उसे लगा कि मुझे अपनी जो सोलमेट है, अपने मन की सच्ची जीवन साथी मुझे मिल गई है, तो उसे ऐसा लगता था। ही हैड फर्स्ट नोटिस्ड हर, उसने सबसे पहले उसको नोटिस किया था, उसको देखा था, ध्यान दिया था उसकी तरफ। वॉचिंग हिम एट ए रेसलिंग मैच, तो वो उसे एक रेसलिंग मैच में, कुश्ती के मुकाबले में देख रही थी जब वो खेल रहा था मैच। एंड इट हैड बीन द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, और उसकी ज़िंदगी का ये सबसे महान क्षण था, सबसे अच्छा क्षण था। व्हेन, जब स्टैंडिंग अप आफ्टर वैंक्विशिंग हिज एडवर्सरी, जब वो खड़ा हुआ अपने एडवर्सरी को, अपने ओपोनेंट को, विरोधी प्लेयर को वैंक्विश करके, हरा के, उस पर जीत प्राप्त करके, जब वो खड़ा हुआ था कुश्ती में उसको हराने के बाद, ही हैड फाउंड राधा लुकिंग एट हिम, उसने देखा था राधा उसकी ओर देख रही थी। विद द लाइट ऑफ लव इन हर आइज, उसकी आंखों में प्यार था उसके प्रति, प्यार की रोशनी से वो देख रही थी उसको। आफ्टर दैट देयर हैड बीन अ फ्यू ब्रीफ एंड फर्टिव मीटिंग्स, और उसके बाद कुछ ब्रीफ, थोड़ी लेकिन फर्टिव मीटिंग्स हुई, उनकी गुप्त, चोरी छुपे मुलाकातें हुई। व्हेन द अनलेटर्ड, जब वो अनलेटर्ड, अनपढ़ बट रोमांटिक यूथ, लेकिन रोमांटिक प्यार करने वाला यूथ, ये जो नौजवान था, हैड डिक्लेयर्ड हिज लव, उसने अपने प्यार का इजहार किया था। इन पैशनेट, बड़े प्यार भरे, दो हाल्टिंग वर्ड्स, हालांकि अटकते हुए शब्दों में, लेकिन काफ़ी प्यार से डूबे हुए शब्दों में उसने अपना प्यार का इजहार किया, हालांकि वो पढ़ा लिखा तो नहीं था। बट हिज पेरेंट्स हैड किल्ड बोथ हिज एम्बिशंस, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने उसके दोनों एम्बिशंस को, उसके दोनों सपनों को किल कर दिया, मार डाला, कुचल डाला। सर्कस वर्क वॉज टू लोली, उन्होंने कहा जो सर्कस वर्क है ये बहुत लोली है, बहुत नीचा है, एंड इमोरल है, और अच्छा नहीं है, अनैतिक है। फॉर ए रेस्पेक्टेबल पीजेंट, एक रिस्पेक्टेबल, इज्जतदार पीजेंट के लिए, किसान के लिए ये जो काम है उसके रुतबे का नहीं है, बहुत घटिया किस्म का काम है, उन्होंने कहा ये सर्कस का जो काम है। और एनीवे, सो किसी भी तरह इज़ फादर, ग्रैंडफादर एंड ऑल इज एंसेस्टर्स, जो उसके पिता थे, दादा थे, सारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, दादा परदादा थे, हैड टिल्ड द लैंड, सभी ने लैंड ही टिल की थी, सभी ने ज़मीन पे हल ही चलाया था।
सो ही टू हैड टू डू इट, उसको भी यही काम करना था, उसको भी यही खेती बाड़ी करनी थी। उसके पेरेंट्स ने कहा कई पीढ़ियों से हम यही काम करते आए हैं और यही करते रहेंगे। एज़ फॉर मैरिंग राधा, और जहाँ तक राधा से शादी की का प्रश्न था, ये हिंदू जो कि एक हिंदू थी, एक काफिर, जिसको काफिर वो कहते हैं, कई बार मुसलमान कहते हैं कि ये काफिर हैं, अनबिलीवर हैं, ये जो हैं परमात्मा में यकीन नहीं करते, ये लोग सच्चे खुदा में यकीन नहीं करते। द वेरी आइडिया वाज इनफेमस एंड इररिलीजियस। सो ये जो आइडिया था इनफेमस और इररिलीजियस था, अच्छा नहीं था और धर्म के खिलाफ था। सो वो मुसलमान था और रहीम खान उसका नाम था, और राधा हिंदू थी, तो उसके पेरेंट्स ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। फॉर सम टाइम रहीम खान विद यूथफुल रिजेंटमेंट, और यहाँ पे थोड़ा मिस स्पेल हुआ है, सो यूथफुल रिजेंटमेंट, अपनी जो जवानी वाली जो उसकी रिजेंटमेंट थी, जो उसका एंगर था, गुस्सा था थोड़ा सा, टॉयड विद द आइडिया ऑफ ओपन रिबेलियन। सो उसने थोड़ी देर तो खिलवाड़ किया, ये अपने मन में ये विचार लाया कि मैं खुली रिबेलियन कर दूं, विद्रोह कर दूं, उसके मन में विचार थोड़ा सा तो आया। बट द ट्रेडिशन ऑफ सेंचुरीज ऑफ सर्फडम रैन इन ब्लड। लेकिन जो ट्रेडिशन थी, जो विरासत थी कई सदियों की सर्फडम, गुलामी की, उसके खून में वो समाई हुई थी। सो मतलब कहने का मतलब उसके पिता दादा अपने पूर्वजों की गुलामी करते आए थे, मतलब जो वो उन्होंने कह दिया तो वही चुपचाप वो मानते आए थे, तो ये चीज़ चलती आ रही थी। एंड हाउ एवर इनडिग्नेंट ही माइट हैव फेल्ट, और चाहे जितना मर्जी इनडिग्नेंट उसे महसूस हुआ हो, अपनी बेइज्जती महसूस हुई हो, अच्छा ना लगा हो उसे, एट इज़ फादर्स सवेयरिटी, अपने पिता की सवेयरिटी पे, उसके पिता की सख्ती पे, ही कुड नॉट समन अप इनफ करेज, लेकिन वो इतनी हिम्मत बटोर नहीं पाया टू डिफाई पैटर्नल अथॉरिटी, कि अपनी जो पैटर्नल माता पिता की जो अथॉरिटी है, जो उनका कंट्रोल है, उसको डिफाई कर सके, उसको मना कर सके, झुठला सके, एंड सोशल ट्रेडिशंस और सामाजिक रीति रिवाजों को नकार सके, इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिन बाद, द सर्कस लेफ्ट द विलेज, सर्कस गांव छोड़ के चली गई, विदाउट रहीम खान के बगैर। एंड अ फर्टिव रोमांस विद राधा, और जो फर्टिव रोमांस था, उसका जो चोरी छुपे वाला प्यार था राधा के साथ, टू केम टू एन एब्रप्ट एंड। सो वो भी एब्रप्ट, अचानक उसका भी एंड हो गया, अचानक वो भी ख़त्म हो गया। रहीम खान फादर स्लाइली सजेस्टेड, और रहीम खान के पिता ने स्लाइली, चालाकी से ये सजेस्ट किया, सलाह दी, टू रामचरण को, राधा के पिता को, दैट इज़ डॉटर वाज नाउ 15, की उसकी जो बेटी है 15 सालों की हो गई है, एंड ऑट टू हैव बीन मैरिड लॉन्ग एगो, और इसकी शादी तो बड़ी पहले ही हो जानी चाहिए थी, 15 साल तो बड़ी ज़्यादा उम्र है। सो ये भी बताया है कि उस समय, पुराने समय में कैसे रिवाज थे। सो 15 साल बहुत छोटी उम्र है, जो एक बच्चा होता है, तो लेकिन उस समय के हिसाब से उसने कहा 15 साल की हो गई है बेटी, और तुम्हें तो कई साल पहले इसकी शादी कर देनी चाहिए थी। नॉट फीलिंग टू हिंट, ठीक है, ये हिंट करने से भी वो नहीं चुका, ये संकेत देने से भी नहीं चुका, एट द डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेट मैरिजेस, कि जो डिज़ास्ट्रस, बहुत बुरे नतीजे होते हैं, बहुत विनाशकारी नतीजे होते हैं लेट मैरिजेस के, यदि शादी लेट की जाए बच्चों की, तो उसने कहा कि बहुत उसके बुरे नतीजा निकलता है। विद इन ए फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्तों में ही, राधा वाज मैरिड टू रामलाल, राधा की शादी रामलाल से हो गई। एक मिडल एज वाला 40-50 साल की उम्र वाला पॉट बेलिड बनिया। सो पॉट बेलिड, जिसका पेट बाहर को निकला हुआ है, ऐसा वो बनिया था, दुकानदार था वो, ऑफ द नेबरिंग विलेज, सो पास वाले गांव का। विद ए फ्यू सैड टीयर्स, और कुछ दुख भरे आंसू बहाने के बाद, शेड इन द सॉलिट्यूड ऑफ द नाइट, और जो सॉलिट्यूड ऑफ नाइट, रात के अंधेरे के एकांत में, इन इन मेमोरी ऑफ आर होपलेस रोमांस विद रहीम खान, और अपने जो उसका होपलेस, बिना उम्मीद वाला जो प्यार था रहीम खान के साथ, तो उसके बारे में सोच के थोड़े से उसने आंसू ज़रूर बहाए। शी क्विकली रिकनसाइल्ड हरसेल्फ, और लेकिन जल्दी ही उसने रिकनसाइल कर लिया, समझौता कर लिया अपने साथ, टू हर फेट, अपने तकदीर के साथ, एंड प्रोसीडर्ड फोर्थविद, और आगे बढ़ी, टू बी द मदर ऑफ हाफ ए डजन चिल्ड्रन, और लगभग आधा दर्जन बच्चों की माँ बन गई कुछ समय बाद। तो यही उन्होंने बताया, और ये एक विडंबना भी बताई है, एक ये बुरी बात भी बताई है कि हमारे पहले समय के जो रीति रिवाज थे, कि बड़ी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, और जस्ट बच्चों की अलग शादी जो है वो काफ़ी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कर दी जाती थी। रहीम खान आल्सो गॉट मैरिड, सो रहीम खान जो था वो भी, उसकी भी शादी हो गई।
ही हैड ऑफ कोर्स नो चॉइस इन द मैटर, और ऑफ कोर्स उसकी कोई चॉइस नहीं थी, उसका कोई चुनाव नहीं था, उसकी कोई मर्ज़ी नहीं थी इस मामले में। तो बिना उसकी मर्ज़ी के उसकी भी शादी कर दी गई रहीम खान की। हिज पेरेंट्स सिलेक्टेड द गर्ल, उसके पेरेंट्स ने ही लड़की सिलेक्ट की, चुनी। फिक्स द डेट, डेट फिक्स की। ऑर्डर्ड सम गॉडी क्लोथ्स फॉर हिम, और कुछ गॉडी चमक वाले तड़क भड़क वाले कुछ कपड़े उसके लिए चुने। एंड सम सिल्वर ऑर्नामेंट्स फॉर हिज ब्राइड, और उसकी पत्नी के लिए कुछ चांदी के गहने जेवर चुने। मेड हिम सिट ऑन ए हॉर्स, उसको घोड़े पे बिठाया। एंड टू द बीट ऑफ ए ब्रास बैंड, और जो ब्रास बैंड की शादी वाले मैरिज बैंड की बीट पे, उसके म्यूज़िक पे, टुक हिम टू द गर्ल्स हाउस, उसको लड़की के घर में ले गए, वेयर द निकाह वॉज ड्यूली परफॉर्म। तो जहाँ पे निकाह जो मुस्लिम मैरिज है उसको शादी को पूरा किया गया। टू द काजीज़ फॉर्मल क्वेश्चंस, और जो काजी के जो फॉर्मल क्वेश्चंस थे, औपचारिक सवाल थे, जैसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये शादी कबूल है, तो उन सवालों पे रहीम खान मैकेनिकली नोडेड इज दैट, रहीम खान ने मैकेनिकली, मशीन जैसे होती है इस तरह अपना सिर हिलाया हाँ में, बिना सोचे समझे, बिना फीलिंग के उसने कह दिया हाँ मंजूर है। एंड एनी अदर कोर्स वाज इम्पॉसिबल, और कोई कोर्स और कोई रास्ता संभव नहीं था, और कुछ भाग्य में लिख दी गई थी उसके बारे में उसे पता नहीं था कि मेरा आने वाला समय कैसा होने जा रहा है। आफ्टर द सेरेमनी, और सेरेमनी के बाद, शादी के बाद, रहीम खान फादर, रहीम खान के पिता ने इन ए मूड ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे खुद को बधाई देने वाले मूड में, बोस्टर टू इज़ वाइफ, अपनी पत्नी के सामने बोस्ट किया, मंड के साथ ये बात कही, सी हाउ मीकली ही ओबेड मी, देखो कैसे मीकली, चुपचाप इसने शांति से मुझे ओबे कर लिया, मेरा कहना मान लिया। यू ऑलवेज फेयर्ड, तुम्हें हमेशा यही डर था, ही माइट रिफ्यूज़, कि शायद वो रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा, टू फॉल इन आवर अरेंजमेंट्स, तो हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं जो, तो वो शायद वो नहीं मानेगा। आई नो दीज यंगस्टर्स, मैं जानता हूँ इन यंगस्टर्स को, इन युवा बच्चों को, दे आर ऐप्ट टू बी रेस्टलेस, और ये रेस्टलेस हो ही जाते हैं, बेचैन हो ही जाते हैं, इफ़ देयर मैरिज इज़ डिलेड, यदि इनकी मैरिज को डिले किया जाए, इनकी शादी लेट की जाए, तो ये जो हैं वो बेचैन हो जाते हैं। दैट इज़ वाई आवर फादर बिलीव्ड इन मैरिंग अवे देयर चिल्ड्रन अर्ली, और इसीलिए जो हमारे फादर थे वो बिलीव करते थे, यकीन करते थे कि बच्चों की इनकी शादी कर देनी चाहिए अर्ली, कम उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो ये इसी तरह भटक जाते हैं। नाउ ही विल बी ऑल राइट, और अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये उसके पिता ने कहा, बड़ा उनको अपने आप पे घमंड हुआ कि देखो कैसे मैंने सारी सिचुएशन को संभाल लिया, कैसे मैंने इसको मना लिया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो कहानी का जो पहला पार्ट है वो हम यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हमने यही पढ़ा, स्टार्ट में देखा रहीम खान नाम का व्यक्ति जो उसको नफ़रत की जाती थी, सभी उसको काफ़ी डरते भी थे और उससे नफ़रत भी करते थे। और लेकिन हमने बाद में थोड़ा जाना जो उसकी अर्ली लाइफ थी तब वो ऐसा नहीं था। सो तब काफ़ी उसकी नेचर डिफरेंट थी, और उसके दो सपने थे, सर्कस ज्वाइन करना चाहता था, राधा नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, और यही हमने जाना कि ये जो दोनों सपने हैं उसके तोड़ दिए गए, उसके पेरेंट्स ने ये सपने उसके पूरे नहीं होने दिए। हालांकि जो उसके फादर थे वो बड़े सेटिस्फाइड थे, वो खुश थे कि रहीम खान उनकी बात मान गया है और आगे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या आगे चल के सब कुछ अच्छा हुआ, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो जो मेन पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट इसका जो क्लाइमैक्स है स्टोरी का वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। So thank you. So we'll meet again in the next part of the story. Goodbye till then. Thank you. God bless you.